यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल VRS के लिए सारे स्टूडेंट्स थे क्या? जो दो आप दोनों छोड़ के, आदित्य एंड गोविंद। हाँ, तो BRS उनके लिए एक बार रिवाइज करो। आदित्य एंड गोविंद आपको ये सारे बताने वाले हैं, वो प्रेजेंट थे और उनका कंसंट्रेशन था हाँ क्लास में, तो आपको बताने वाले हैं सब। ओके, सो BRS का फुल फॉर्म बताओ उनको। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। रिकंसिलिएशन नाउन है, उसका वर्ब क्या है? वर्ब टू रिकंसाइल। टू रिकंसाइल का मीनिंग क्या है? हाँ, मतलब क्या करना है? यू नीड टू कंपेयर टू सोर्सेस एंड एलिमिनेट डिफरेंसेस। ओके, ऐसे मीनिंग था ना रिकंसिलिएशन का, देखा था हमने मीनिंग। ओके, पेज नंबर 3.5 मॉड्यूल। यहाँ पर क्या मीनिंग दिया है? टू रिकंसाइल मीन्स टू आइडेंटिफाई और टू फाइंड आउट द डिफरेंसेस बिटवीन टू सोर्सेस। सो वो टू सोर्सेस बताओ उनको, कौन से दो? कैश बुक एंड पासबुक। ओके, उसमें डिफरेंस ढूंढना है, आइडेंटिफाई और फाइंड आउट डिफरेंसेस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। एंड आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करना है? उसको एलिमिनेट करना है। डिफरेंस एलिमिनेट करना है मतलब रिमूव करना है। ओके, टू एलिमिनेट मतलब टू रिमूव। जिनको नहीं पता है लिखो, टू एलिमिनेट मतलब टू रिमूव। ओके, कैश बुक कौन मेंटेन करता है बताओ? हाँ, बिजनेसमैन। एंड पासबुक बैंक, करेक्ट। ओके, सो बैंक में कौन कौन से टाइप के अकाउंट्स होते हैं? सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, FD अकाउंट, RD अकाउंट। FD RD का फुल फॉर्म बताओ उनको। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, लोन अकाउंट, डीमैट अकाउंट। ओके ओके, इतने अकाउंट्स होते हैं बैंक में। वो अथर्व ने लिखा होगा नोटबुक में कल, तो अथर्व से नोटबुक लेके लिखोगे। सो सेविंग अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट देती है क्या बैंक, या नहीं देती है? देती है। करंट अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलता है। ओके, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट पे मिलता है क्या इंटरेस्ट बैंक से? यस, मिलता है। FD और RD पे मिलता है। ओके, एंड करंट अकाउंट होल्डर किसका है? करंट अकाउंट कौन ओपन करते हैं? बिजनेसमैन। एंड सेविंग अकाउंट कौन ओपन करता है? सैलरीड पीपल। ओके, कल ये लिख के दिया था, कल ही टॉपिक स्टार्ट किया है आदित्य एंड गोविंद, तो ये उनके नोटबुक से आपको बाद में लिखना है 1 घंटे के बाद। सो पासबुक रिकॉर्ड इज मेंटेन बाय बैंक एंड बैंक स्टेटमेंट भी क्या होता है? इट इज रिकॉर्ड मेंटेन बाय बैंक। ओके, पासबुक किसको दिया जाता है? सेविंग अकाउंट होल्डर्स को। एंड बैंक स्टेटमेंट किसको दिया जाता है? करंट अकाउंट होल्डर्स को। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में सेविंग अकाउंट, सैलरीड पीपल, इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। ओके, लिखो। मैं ये कल नहीं लिखा था ना इंटरेस्ट। करंट अकाउंट पे नो इंटरेस्ट, उधर ही आजू बाजू में लिखो। लोन अकाउंट पे क्या होगा? इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ना हमें। अगर आपने लोन लिया है बैंक से, तो बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना। सो जब आप बैंक से लोन लेते हो तो कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं? लोन अकाउंट। सो इंटरेस्ट यहाँ पर पेड, करेक्ट। इंटरेस्ट यहाँ पर पे करना पड़ता है। FD अकाउंट एंड RD अकाउंट के केस में क्या होता है? फिक्स डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के केस में इंटरेस्ट रिसीव्ड, करेक्ट। सो लोन के केस में इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, FD एंड RD के केस में इंटरेस्ट मिलेगा, सेविंग अकाउंट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, एंड लोन पे इंटरेस्ट
पे करना है, करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट ही नहीं मिलता है। ओके, एंड डीमैट कब ओपन करना है? व्हेन यू विल स्टार्ट इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स म्यूचुअल फंड्स, एंड वो कब स्टार्ट करना है? बिफोर सीए फाइनल या आफ्टर सीए? आफ्टर सीए। ओके, आरडी और एफडी में क्या डिफरेंस है बताओ उनको। आरडी हम कैसे करेंगे? रिकरिंग ना, मंथली आप 3,000 या कौन सी भी अमाउंट आरडी को ट्रांसफर कर सकते हो फ्रॉम सेविंग अकाउंट टू रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। बट एफडी में ऐसे मंथली ट्रांसफर करते हैं क्या? नहीं, एफडी में आपको पहले सेविंग अकाउंट में 1 लाख जमा हो गए आपके, और अभी आपको 1 लाख नहीं चाहिए, वो अमाउंट खर्चा नहीं करना है आपको, तो आप क्या करोगे? उसकी एफडी, फिक्स डिपॉजिट, ठीक है, एंड देन एफडी अकाउंट बनेगा एंड उसके ऊपर इंटरेस्ट रिसीव होगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड के लिए और एक क्या नाम है? इंटरेस्ट क्रेडिटेड, एंड इंटरेस्ट पेड के लिए इंटरेस्ट डेबिटेड। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी किसको मिलती है? करंट अकाउंट होल्डर्स को। एंड और कौन सी फैसिलिटी है? कल ही देखा था, सीसी, कैश क्रेडिट, सेम ही है। मतलब एग्जाम्पल क्या लिया था हमने? करंट अकाउंट में कितना बैलेंस है? 0। करंट अकाउंट कौन ओपन करता है? बिजनेसमैन। उसके अकाउंट में 0 बैलेंस है, और उसको क्या करना है? रेंट पे करना है 50,000। ओके, तो उसको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिली है फ्रॉम बैंक। कितने की फैसिलिटी मिली थी? 5 लाख की, करेक्ट। और उसने 50,000 उसमें से यूज किए फॉर पेमेंट ऑफ रेंट। ओके, तो इंटरेस्ट कौन से अमाउंट पे लगेगा? पूरे 5 लाख पे लगता है क्या? नहीं, ओनली ऑन 50,000। ओके, सो ये लोन जैसा नहीं है। लोन और ओवरड्राफ्ट का डिफरेंस देखा था हमने। 5 लाख का अगर लोन लिया रहता हमने तो कितने पे इंटरेस्ट लगता? पूरे 5 लाख पे इंटरेस्ट लगता। बट ओवरड्राफ्ट के केस में, इवन इफ ओवरड्राफ्ट अमाउंट इज 5 lakh sanctioned amount, we have used only 50,000, so interest will be charged on 50,000. okay, and पहले 0 बैलेंस था, फिर हमारा सेल स्टार्ट हुआ बिजनेसमैन का। सेल स्टार्ट होने के बाद पैसे आ जाएंगे, सो उस केस में क्या होता है? डिपॉजिट्स आने लगते हैं, बैंक में पैसे जमा होने लगते हैं। तो ऐसे इस बिजनेसमैन के अकाउंट पे पैसे कब जमा हो गए? ऑन 10 जुलाई। एंड उसने रेंट कब पे किया था? 1 जुलाई को। ओके, ये 1 जुलाई को रेंट जो पे किया 50,000, वो कौन से अमाउंट से किया? फ्रॉम ओवरड्राफ्ट अमाउंट। एंड देन जब भी बैंक में पैसे जमा होते हैं, बैंक क्या करती है? ऑटोमेटिक कट करती है अमाउंट। सो ये 50,000 बैंक ने कट कर लिए 10 जुलाई को। सो इसको कितने का इंटरेस्ट लगा? 1 जुलाई टू 10 जुलाई, 9 डेज का। ओके, एंड अथर्व 10% रेट से 124 आता है क्या? ओके, सो 50,000 अमाउंट, उसके ऊपर उसने मन से 10% कर लिया था ना, और 9 डेज का इंटरेस्ट निकाला था, तो वो 124 आता है। ओके, 124 ही ना, या 174? 124। सो लोन और इसमें ये डिफरेंस है कि लोन का अलग अकाउंट होता है, ओवरड्राफ्ट का अलग अकाउंट नहीं, फैसिलिटी होती है। लोन पे इंटरेस्ट पूरा लगेगा 5 लाख पे, आप यूज करो उस लोन अमाउंट को या मत करो। ओवरड्राफ्ट के केस में जितना यूज किया है अमाउंट, उतने पे ही इंटरेस्ट लगेगा। ओके, और रीपेमेंट कैसे है? लोन के केस में रीपेमेंट इंस्टॉलमेंट्स में रीपेमेंट है, एंड ओवरड्राफ्ट का ऑटोमेटिक है रीपेमेंट। जैसे जैसे करंट अकाउंट में पैसे आने लगेंगे, वैसे वैसे रीपेमेंट हो जाता है। ओके, ओवरड्राफ्ट हमें लगेगा क्या बीआरएस में, या नहीं लगेगा? लगेगा ना। ओके, करंट अकाउंट का स्टार्टिंग पॉइंट अगर ओवरड्राफ्ट है, 11th में ओवरड्राफ्ट नहीं होगा आपको बीआरएस में, था? हाँ, ओके, था मतलब, ठीक है।
सो हमें जो कंपेयर करना है वो क्या कंपेयर करना है, कैश बुक एंड पासबुक। ओके, कैश बुक का कौन सा कॉलम कंपेयर करना है, बैंक कॉलम, करेक्ट। ओके, अभी कैश बुक का बैंक कॉलम हमें दिखा रहा है बैलेंस 3,30,500 एज ऑन 31 मार्च एंड पासबुक भी बैलेंस दिखा रहा है सेम। तो देयर इज नो नीड ना, नो नीड टू प्रिपेयर BRS। अगर दोनों बैलेंसेस सेम है कैश बुक एंड पासबुक के तो आपको BRS नहीं प्रिपेयर करना है। सो कब करना है, इस केस में ना, यहाँ पर कैश बुक के बैंक कॉलम का बैलेंस था 1,20,300 एंड पासबुक का कितना था 1,19,800। सेम डेट का देखना है। हाँ, इधर की डेट अलग एंड उधर की डेट अलग ली तो बैलेंस ऑब्वियसली डिफरेंट ही रहेगा। सेम डेट का बैलेंस हम कंपेयर करने वाले, सो देयर इज डिफरेंस, सो देयर इज नीड टू प्रिपेयर BRS। ओके, डिफरेंसेस आने के क्या क्या रीजंस है वो लिखो, रीजंस ऑफ डिफरेंसेस। इन कैश बुक एंड पासबुक। ओके, आज की डेट लिखो 18 जून। वो चार्ट याद है आपको, उधर 2 ही बताए थे डिफरेंसेस, फिर नीचे आने के बाद 3 हुए। हाँ, पहला टाइमिंग, करेक्ट, टाइमिंग डिफरेंसेस, दूसरा एरर्स और तीसरा ट्रांजैक्शन। मतलब चार्ट में 2 थे, नीचे आते आते 3 हो गए, ट्रांजैक्शन था ही नहीं ना चार्ट में। सो मॉड्यूल में चेक करो क्या एक्सप्लेनेशंस दिए हैं। ओके, आदित्य एंड गोविंद ने पासबुक देखा है ना। हाँ, यही कॉलम्स होते हैं ना, डेट होता है, फिर पर्टिकुलर्स, चेक नंबर, विड्रॉवल्स, डिपॉजिट्स एंड बैलेंस। ओके, पहला टाइमिंग डिफरेंस है। ओके, तो टाइमिंग डिफरेंस कौन से केस में आता है, चेक के केस में आता है। ओके, सो मिस्टर ABC है जो हमारे पास रिपेयरिंग का काम करने के लिए आया था हमारे ऑफिस में, एंड उसका 1000 चार्जेस उसने बताया। ओके, और हम पुराने जमाने वाले लोग हैं, जीपे वाले नहीं है, तो हमने चेक दिया उसको। ओके, चेक बुक पे आपने साइन की, चेक पे उसका नाम डाला मिस्टर ABC, अमाउंट लिख दी 1000, डेट लिख दी चेक के ऊपर एंड चेक उसको दे दिया मिस्टर ABC को। ओके, अभी ABC ने वो चेक घर पे जाके रख दिया कबर्ड में और दूसरे दिन उसकी 1000 कैश हो जाएगी क्या, चेक की कैश हो गई नहीं। सो उसको कैश में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाँ, बैंक में जाना पड़ेगा। किसके बैंक में, मिस्टर ABC के। ओके, ABC का बैंक अकाउंट कौन से बैंक में है, SBI में है उसका बैंक अकाउंट, और आपका HDFC में है। ओके, हमारा ये ऑफिस है और ये रिपेयरिंग के लिए आया था। ओके, आदमी हमारे ऑफिस पे, और हमारे पास जो चेक बुक है वो HDFC का चेक बुक होगा ना, क्योंकि हमारा अकाउंट HDFC बैंक में है, तो HDFC बैंक का हमारा चेक बुक होगा। उसमें से एक चेक आपने इसको दे दिया ABC को, रिपेयरर वाले को। सो ये HDFC का चेक है, बट डिपॉजिट कौन से बैंक में होगा, SBI में होगा। ओके, सो ये मिस्टर ABC के पास चेक आ गया है और मिस्टर ABC जब तक इस चेक को
बैंक में प्रेजेंट नहीं करता है तब तक वो पेमेंट नहीं होता है, ये पता है आपको। कबर्ड में रखे तो नहीं आने वाली कैश, करेक्ट। सो जो चेक है उसकी वैलिडिटी होती है, पता है आपको कितने मंथ्स वैलिड रहता है चेक? करेक्ट, 3 मंथ्स वैलिड रहता है। ओके, आप 3 मंथ्स के बाद बैंक में गए चेक प्रेजेंट करने के लिए, तो बैंक बोलेगी दिस चेक इज इनवैलिड। ओके, आपको नया चेक लाना पड़ेगा। सो एबीसी 3 महीने सोता रहा और बैंक में गया ही नहीं, तो एबीसी का वो चेक इनवैलिड होगा। फिर एबीसी को क्या करना पड़ेगा? चेक इनवैलिड होने के बाद फिर से हमारे पास आना पड़ेगा और बताना पड़ेगा तुम्हारा जो पहला चेक है 1000 का वो एक्सपायर हुआ है, वैलिडिटी उसकी खत्म हुई है, तो नया चेक दे दो। ओके, तो आप बताओगे तो इसको तो 3 महीने में पे करो, नहीं तो नेक्स्ट टाइम फिर से 3 महीने के बाद मत आओ। ओके, सो 3 मंथ्स में चेक आपको क्या करना होता है? डिपॉजिट करना होता है। ओके, सो जब भी आप चेक दोगे, सपोज आज के डेट को चेक दिया हमने एबीसी को, आज का डेट है 18 जून 25। ओके, तो हमारा जो अकाउंटेंट है वो एंट्री करेगा। ओके, साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को एंट्री समझ में नहीं आई तो भी चलेगा, आपको सिर्फ इतना याद रखो कि कुछ तो रिकॉर्ड करेगा ना, बुक्स में चेक दिया है तो। ओके, सो वो रिकॉर्ड करेगा। सो कॉमर्स वाले आप तो एंट्री बता सकते हो, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1000, चेक दिया ना। सो ये एंट्री कब हुई? वे चेक इज इशूड, उस दिन कैश बुक में एंट्री होती है। कौन से कॉलम में? कैश बुक के बैंक कॉलम में, करेक्ट। एंड आपका जो पासबुक होगा उसमें एंट्री नहीं हुई है, कब होगी वो? जब एबीसी प्रेजेंट करेगा। सो एबीसी ने अगर 25 जुलाई 25 को प्रेजेंट किया चेक, ओके, मतलब एसबीआई में लेके गया चेक, तो उस दिन क्या होगा? आपके बैंक अकाउंट से 1000 कम हो जाएंगे। सो कैश बुक में एंट्री कब आई है? ऑन 18 जून। एंड पासबुक में एंट्री कब आई? 25 जुलाई। सो दिस इज टाइमिंग डिफरेंस। ओके, सो ये टाइमिंग डिफरेंस ही हम कर रहे हैं ना। ओके, सो ये टेम्पररी डिफरेंस है कैश बुक एंड पासबुक में। कितने दिन के लिए है? जब तक प्रेजेंट नहीं होता है तब तक का डिफरेंस है ये। एक बार प्रेजेंट होने के बाद एंट्री आ गई ना दोनों बुक्स में, कैश बुक में भी 1000 आ गया और पासबुक में भी आ गया। सो ये जो हर्षवर्धन चेक इशूड है उसकी एंट्री कैश बुक में करते हैं, बैंक कॉलम में। कैसे करते हैं वो नहीं समझा तो भी चलेगा, सिर्फ कॉलम याद रखो, कैश बुक के बैंक कॉलम में, ठीक है। सो आपने पहला लिखा हुआ है ना टाइमिंग डिफरेंस, सो उसका एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, वो आपको समझ में आ रहा है क्या? देखो, मिस्टर ए हैज इशूड अ चेक टू पीक्यूआर लिमिटेड। ए ने चेक इशू किया है, चेक इशूड, ये टेक्निकल टर्म्स याद रखो। हाँ, मतलब हमने चेक इशू किया था ना रिपेयरर वाले को, वैसे ही मिस्टर ए है, उसने चेक इशू किया है किसको? पीक्यूआर लिमिटेड को। नाउ इट विल बी रिकॉर्डेड इन हिज कैश बुक इमीडिएटली। मिस्टर ए के कैश बुक में कब आएगा? व्हेन ही विल इशू चेक टू पीक्यूआर लिमिटेड, बट the bank will recognize this transaction only when the same check will be presented to it by PQR Limited. But बैंक में एंट्री कब होगी? जो PQR को चेक मिला है, PQR will present it in the bank ना, check will be presented to it मतलब to bank by PQR Limited. ओके, या ग्रामर का बताओ, एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है? ओनली व्हेन द सेम चेक विल बी प्रेजेंटेड टू इट बाय पीक्यूआर लिमिटेड, करेक्ट। ओके, सो
यहाँ पर आपको समझ में आ गया टाइमिंग डिफरेंस। सो वर्ड्स कौन से यूज करने हैं? चेक इशूड एंड प्रेजेंटेड। ओके, यहाँ पर डिपॉजिट वर्ड मत यूज करो। डिपॉजिट वर्ड कब यूज करना है? जब किसी कस्टमर आपको चेक देगा एंड आप डिपॉजिट करोगे। यहाँ पर उल्टा हो रहा है ना, पेमेंट का चेक चल रहा है, हम पेमेंट कर रहे हैं रिपेयरिंग का, तब चेक इशू होता है एंड प्रेजेंट कौन करता है? जिसको चेक आपने दिया है वो प्रेजेंट करता है बैंक में। ओके, सो ये वर्ड्स याद रहेंगे क्या? चेक इशूड एंड चेक प्रेजेंटेड। ओके, सो टाइमिंग डिफरेंस क्यों आने वाला है? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, उस केस में आएगा। ये 18 जून को क्या पोजीशन है उस चेक की? चेक इज इशूड ना, बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक इशूड एंड प्रेजेंटेड कब है? 25 जुलाई को। ओके, सो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। ओके, ये पूरी स्टोरी लिखने की जरूरत है या समझा है? आपको लिखना है, ये समझा है ना? ओके, सो चेक इशूड है तो कौन से बुक में एंट्री होगी? कैश बुक के बैंक कॉलम में, करेक्ट। एंड जब प्रेजेंट होगा कब? पासबुक में एंट्री होगी। ओके, सो अभी चेक इशूड है मतलब एंट्री कौन से बुक में हुई है? कैश बुक में हुई है। एंड नॉट प्रेजेंटेड मतलब कहां पर नहीं हुई है? पासबुक में नहीं हुई है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अभी दूसरा केस, अभी हमें चेक रिसीव होने वाला है फ्रॉम कस्टमर। ओके, सो हमारा ऑफिस, अभी हमारा बैंक HDFC बैंक है। ओके, ठीक है, HDFC बैंक। मिस्टर हितेश हमारा कस्टमर है। हितेश से कितने लेने हैं आपको? कितने लेने हैं? भावना को 1 लाख। हितेश हमारा कस्टमर है, हितेश ने चेक दे दिया भावना। ओके, आफ्टर मेजर इसने चेक दिया, आफ्टर बिकमिंग मेजर। ओके, हितेश कौन से अकाउंट में, कौन से बैंक में अकाउंट है? हाँ, सांग ना एक बैंक पटकन। SBI। हर्षद मेहता का भी फेवरेट। SBI। ओके, तो हितेश जो हमें चेक लाके देने वाला है, चेक वो हितेश कस्टमर है, उसको कुछ तो हमने गुड सेल किए हैं और हितेश हमें चेक देगा SBI का। ओके, सो ये चेक हमारे पास आ गया SBI का। सो ये चेक रिसीव्ड है कौन से डेट को? आज। अब डिपॉजिट करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, बहुत कस्टमर्स आ रहे हैं, बहुत बिजनेस हमारा चल रहा है। ओके, हमारे पास जो प्यून है उसको भी टाइम नहीं है चेक डिपॉजिट करने के लिए, वो भी काम कर रहा है बहुत। सो हमें चेक डिपॉजिट के लिए डायरेक्टली टाइम मिला 1 अगस्त 25 को हमने चेक डिपॉजिट किया। सो जब भी चेक रिसीव होता है तब हमारा अकाउंटेंट क्या करेगा? एंट्री करेगा ना कैश बुक में। कौन से कॉलम में? बैंक कॉलम में। कौन से साइड को? रिसीट साइड या पेमेंट साइड? रिसीट साइड को। और जो रिपेयरिंग का चेक दिया था तब कौन से साइड को एंट्री की थी? पेमेंट साइड को। ओके, कैश बुक में ऐसे 2 साइड होते हैं, रिसीट साइड एंड पेमेंट साइड।
सो डिफरेंस कब तक रहेगा? फ्रॉम 18 जून टू 1 अगस्त तक डिफरेंस रहेगा, कैश बुक में है, पासबुक में। ओके, ये डिफरेंस कब जाएगा? 1 अगस्त को जाएगा ये डिफरेंस। ओके, सो ये जो डिफरेंस है वो क्यों डिफरेंस है? क्योंकि चेक रिसीव्ड है बट डिपॉजिट नहीं किया है। चेक रिसीव्ड होने के बाद कैश बुक में एंट्री आ गई, करेक्ट, बट बैंक को, हमारे HDFC बैंक को सपना नहीं आने वाला है 1 लाख मिल गए हैं हमें। HDFC बैंक में जब जाके हम चेक डिपॉजिट करेंगे हितेश का, तभी हमारे अकाउंट में 1 लाख आएंगे। ओके, वो चेक कबर्ड में रख दिया तो 1 लाख में कन्वर्ट होने वाले नहीं है। ओके, सो 1 अगस्त को हमारा डिफरेंस जाने वाला है। पासबुक में एंट्री कब आएगी? 1 अगस्त को। ओके, सो ये 18 जून को एंट्री आ गई कैश बुक में, एंड पासबुक में कब एंट्री आ गई? 1 अगस्त। सो इसको क्या टेक्निकली बोलते हैं? चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड। सो यहाँ पर वर्ड वो डिपॉजिटेड आएगा। ओके, सो चेक रिसीव्ड मतलब कहाँ पर एंट्री हो गई? कैश बुक बैंक कॉलम, रिसीट साइड। एंड नॉट डिपॉजिटेड, बट जब डिपॉजिट करेंगे तब कहाँ पर एंट्री आएगी? पासबुक में। सो ये भी कौन सा डिफरेंस हुआ? टाइमिंग डिफरेंस। ओके, सो अभी तो चेक का यूज बढ़ गया है या कम होते जा रहा है? कम होते जा रहा है, तो इतने ज्यादा चेक्स नहीं आएंगे, बट कुछ कुछ जगह पे चेक अभी भी यूज होते हैं, जनरली ट्रस्ट के वगैरह केस में, जहां पर 2 ट्रस्ट के साइन, 2 ट्रस्टीज के साइन लगते हैं, या जहां पर 2 ओनर्स है, पार्टनर्स है मतलब, तो 2 पार्टनर्स की सिग्नेचर चाहिए, तो चेक ही देना पड़ता है। जीपे आप कैसे करते हो? आप एक ही ओनर हो, आपका खुद का बिजनेस है, आप डिसाइड करोगे ना पेमेंट करना है या नहीं। ओके, बट पार्टनरशिप के केस में सभी पार्टनर्स का अप्रूवल चाहिए। इसने जीपे फटाफट कर दिया, दूसरे पार्टनर को पता ही नहीं है, ऐसे नहीं चलेगा। सो वो सिग्नेचर्स के लिए चेक लगता है। ओके, अभी तक जीपे में वो फैसिलिटी नहीं आई ना कि दोनों ओनर्स का अप्रूवल आने के बाद पेमेंट होता है। ओके, वैसे फैसिलिटी आने के बाद चेक नहीं लगेगा। सिमिलरली फॉर PQR लिमिटेड, ओके, उन्होंने वही एग्जाम्पल को दोनों तरह से दिया है। ए ने क्या किया था? चेक इशू किया था, किसको? PQR को, एंड PQR ने प्रेजेंट नहीं किया, तो क्या होगा? डिफरेंस आएगा। अभी PQR के लिए वो चेक रिसीव्ड है ना, बट नॉट डिपॉजिटेड। सो सिमिलरली फॉर PQR लिमिटेड, एंट्री कब होगी? एंट्री इन द कैश बुक विल बी इमीडिएटली as the check is received from A। तो PQR लिमिटेड उसके कैश बुक में एंट्री इमीडिएटली करेगा। ओके, बट PQR के पासबुक में एंट्री कब होगी? द बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड when it collects money in respect of the check। ओके, सो PQR के पासबुक में एंट्री कब होगी? जब PQR जाके डिपॉजिट करेगा, एंड जिस दिन PQR के पासबुक में चेक आ जाएगा, पैसे आ जाएंगे, उसी दिन ए के बैंक अकाउंट से पैसे जाएंगे। ओके, सो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। ओके, ये वर्ड याद रखना पड़ेगा आपको, रिसीट के केस में क्रेडिटेड। ओके, अभी कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स बैंक के एंगल से सोचो, बैंक के लिए PQR कस्टमर है ना, बैंक उसके बुक्स में क्या एंट्री करेगा? जब PQR चेक लेके आएगा तब एंट्री, जर्नल एंट्री। बैंक के बुक्स में गिवर कौन है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। गिवर PQR है, सो 2 PQR लिमिटेड होगा, एंड डेबिट क्या?
चेक अकाउंट असा अकाउंट असतं चेक आया आहे हां डेबिट वॉट कम्स इन करेक्ट चाललंय तुझं रिअल अकाउंट दोन्ही PQR अकाउंट डेबिट टू PQR कसं करेल बँक पैसे आलेत ना बैंकच स्वतः बैंक अकाउंट नहीं डेबिट करू ओके सो हमें मैसेज आता है योर अकाउंट इज क्रेडिटेड बैंक से मैसेज आता है ना योर अकाउंट इज क्रेडिटेड ओके सो यहाँ पर क्रेडिट दिया है हमें ओके एंड जब भी आप विड्रॉ करते हो एटीएम से ओके हु इज द रिसीवर PQR ने विड्रॉ किया एटीएम से तो PQR इज द रिसीवर बैंक के एंगल से सोचो एंड क्या गया बैंक से सो ये आपको क्या मैसेज आता है योर अकाउंट इज डेबिटेड सो आपका अकाउंट डेबिट कर दिया हमने हमारे बुक्स में इसलिए वो उल्टा होता है ओके हम क्या करेंगे कैश विड्रॉ करेंगे तब कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक ना ये एंट्री करेंगे कॉन्ट्रा एंट्री हमारे बुक्स में मतलब PQR है अगर हम तो PQR लिमिटेड उसके बुक्स में ये एंट्री करेगा ना एंड हम क्या लिखेंगे बैंक अकाउंट इज क्रेडिटेड और बैंक बोल रही है योर अकाउंट इज डेबिटेड एंड जब हम कैश डिपॉजिट करेंगे बैंक में तो हु इज द रिसीवर हाँ सो बैंक अकाउंट डेबिट टू आपण PQRच्याच बुक्स मध्ये होतो कैश डिपॉजिटची एंट्री वाव बैंक में हाँ कैश टू कैश बोललास ना आधी कैश टू कैश हाँ बैंक टू कैश तो यहाँ पर बैंक इज द रिसीवर इसलिए आप बैंक अकाउंट डेबिट कर रहे हो ओके बट आपके लिए बैंक रिसीवर है PQR हो आप सब याद रखो आप PQR हो सो PQR के बुक्स में मतलब हमारे बुक्स में हम क्या लिख रहे हैं डेबिट द रिसीवर बैंक रिसीवर है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश कैश दे रहे हैं ना बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं और उसी टाइम ये क्या करता है बैंक कैश आ रही है सो डेबिट व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट टू PQR ओके सो बैंक क्या बोलता है योर अकाउंट इज क्रेडिटेड एंड हम क्या कर रहे हैं बैंक अकाउंट डेबिटेड ओके एंड विड्रॉवल के केस में क्या करते हैं हम कैश आ रही है ना हमें सो कैश अकाउंट डेबिट एंड गिवर कौन है बैंक तो बैंक का अकाउंट हम क्रेडिट कर रहे हैं एंड उनके लिए क्या है बैंक के लिए PQR रिसीवर एंड कैश जा रही है क्रेडिट व्हाट गोज आउट सो वो क्या कर रहे हैं आवर मतलब योर अकाउंट इज डेबिटेड ऐसे मैसेज आता है सो ये उल्टा क्यों है समझा ओके सो इसको बुक्स में लिखो मतलब नोटबुक में लिखो डिफरेंसेस का लिख दिया था ना ये 3 डिफरेंसेस है सो फर्स्ट लिखो टाइमिंग डिफरेंस दो ही होंगे उसमें एक है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड ऐसे स्पेस देके लिखो इशूड मतलब कैश बुक के बैंक कॉलम में एंट्री आ गई है बट पासबुक में एंट्री नहीं आई एंड दूसरा क्या है चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड चेक रिसीव्ड का लिखो कैश बुक बैंक कॉलम
एंड डिपॉजिट करने के बाद कहाँ पर एंट्री आती है? पासबुक में। ओके, ये आपको फास्ट समझ में आना चाहिए। हाँ, चेक इशूड मतलब कैश बुक में एंट्री, चेक रिसीव्ड मतलब कैश बुक में एंट्री, प्रेजेंटेड मतलब पासबुक में एंट्री, डिपॉजिटेड मतलब पासबुक में एंट्री। ये फास्ट समझ में आना चाहिए। 11 जैसे बेसिक बीआरएस नहीं आता है सीए फाउंडेशन में। 11th में इतने दो ही थे मेनली। ओके, अभी मैं ट्रांजैक्शन बताने वाली हूँ और आपको लिखना है जर्नल एंट्री उसका। ओके, सो 3 कॉलम्स करो। हाँ, यहाँ पर ट्रांजैक्शन है एंड आपको दोनों बुक्स में लिखना है, कैश बुक एंड उसी एंट्री को आप पासबुक में भी लिखोगे। मतलब किसके एंगल से? बैंक के एंगल से। एंड यहाँ पर कैश बुक में बिजनेसमैन का एंगल। पहला कैश डिपॉजिटेड, कैश और चेक डिपॉजिटेड इन बैंक। हमने कैश डिपॉजिट की, क्या करोगे एंट्री? कैश बुक में। हु इज द रिसीवर? बैंक। कैश डिपॉजिट की ना, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ना। सेकेंड क्या होगा? कैश विड्रॉन ना। फ्रॉम बैंक। ओके, कैश सिर्फ एटीएम से ही विड्रॉ होता है क्या? कैसे? हाँ, करेक्ट, कैश विड्रॉवल स्लिप देनी पड़ती है। इसकी एंट्री बताओ, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। कैश आ रही है ना हमें, डेबिट व्हाट कम्स इन, सो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक इज पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर। ओके, सो ये क्या है? बैंक अकाउंट पर्सनल। सो जिनको एंट्री नहीं आ रहे लिखो बेसिक्स, पर्सनल एंड डेबिट द रिसीवर का रूल आगे। एंड कैश क्या है? रियल। एंड रूल क्या लगेगा? क्रेडिट व्हाट गोज आउट वाला ना। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ पर जब कैश विड्रॉ हो रही है तो कैश आ रही है ना। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। सो यहाँ पर क्या रूल लगेगा? डेबिट व्हाट कम्स इन। एंड बैंक क्या है? पर्सनल। सो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ओके, अभी पासबुक में बताओ एंट्री क्या होगी? जब कैश डिपॉजिट होगा तो बैंक क्या करेगी एंट्री? कौन डिपॉजिट कर रहा है? बिजनेसमैन। पीक्यूआर है ना, बिजनेसमैन, नाम लिखो उसका पीक्यूआर। कैश अकाउंट डेबिट टू पीक्यूआर। सो पासबुक में क्या एंट्री होने वाली है? कैश आ रही है ना बैंक में एंड कौन दे रहा है? पीक्यूआर। सो कैश अकाउंट डेबिट टू पीक्यूआर लिमिटेड। ओके, कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। सो डेबिट व्हाट कम्स इन। एंड पीक्यूआर लिमिटेड कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। सो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सो जब भी आपके बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे तभी आपको मैसेज क्या आएगा बैंक से?
योर अकाउंट इज क्रेडिटेड। अभी कैश विड्रॉ की है तो बैंक, हाँ, PQR रिसीवर हो गया ना, सो PQR लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक से कैश गई एंड आपके पास आ गई ना, सो PQR लिमिटेड क्या है, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर। एंड कैश क्या है, रियल अकाउंट, सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, एंट्री समझ में आ गए कैसे होते हैं। सो टाइमिंग डिफरेंस समझा आपको, सबका लिख कर हो गया। एंट्री साइंस वालों को नहीं आई तो भी चलेगा, साइंस वालों ने क्या ध्यान में रखना है, उल्टा करना है। जो यहाँ पर क्या तुमने वही किया क्या अर्णव, क्या? ओके, सो टाइमिंग डिफरेंस समझ में आ गया आपको, ये समझा कि एक बुक में एंट्री है दूसरे बुक में एंट्री नहीं है तो डिफरेंस है, दोनों बुक में एंट्री आने के बाद डिफरेंस नहीं है। ओके, कल मैंने 2 ही बेसिक रिक्वायरमेंट्स बताए थे इस चैप्टर के लिए लगते हैं, कॉमन सेंस एंड कॉन्सेंट्रेशन, इतना ही लगता है। सेकेंड इज ट्रांजैक्शंस, पढ़ो क्या क्या ट्रांजैक्शंस है। देयर आर वेरियस ट्रांजैक्शंस विच द बैंक कैरीज आउट बाय itself without intimating the customer। to intimate मतलब to inform, लिखो। तो कस्टमर को मतलब आपको इन्फॉर्म नहीं किए बिना बैंक खुद से कुछ ट्रांजैक्शंस कर लेती है। ओके, जैसे कि आपको इंटरेस्ट देना, आपको पूछती है क्या दूं क्या इंटरेस्ट, डायरेक्टली इंटरेस्ट रिसीव होता है, हाँ वो भी। उसके बाद चार्जेस लगाती है बैंक, चार्जेस आपको पूछते नहीं है चार्जेस लगाऊं क्या, डायरेक्टली बैंक चार्जेस लगते हैं। सो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सेविंग बैंक अकाउंट। नाही दिसत आहे ना, अरे हे म्हणजे हळदी खेळल्यासारखं चाललंय रोजच, पण दुसरा कलरच दिसत नाहीये कुठला, दिसतो? सर तो वापरतात ना, ओके। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, ये ट्रांजैक्शन है जो डायरेक्टली बैंक करेगी। सो डायरेक्टली बैंक करेगी तो कौन से बुक में पहले आएगा, पासबुक में। इट विल बी क्रेडिटेड बाय बैंक इमीडिएटली। ओके, सो आपको दे रहे हैं ना वो इंटरेस्ट, ठीक है, आप रिसीवर हो, ओके, एंड वो आपको दे रहे हैं, बट द एंट्री इन द कैश बुक विल बी मेड ओनली व्हेन द कस्टमर्स comes to know about it, which is usually at a later stage। so हमें कब पता चलता है कि इंटरेस्ट मिला है? पुराने जमाने को सोचो, अभी तो आपके पास मोबाइल है, SMS आ जाता है, आप मोबाइल ऐप थ्रू, बैंक का ऐप होता है, ऐप ओपन करते हो तो भी आप स्टेटमेंट चेक करते हो या मैसेज आ जाता है। ओके, पहले क्या करना पड़ता था, बैंक में जब जाने के बाद आप प्रिंट करते थे पासबुक, तभी समझता था कि आपको इंटरेस्ट मिला है। अभी तो वैसे नहीं है, आप ऐप ओपन करोगे, स्टेटमेंट देखोगे, आपको समझेगा कि इंटरेस्ट मिला है। सो वो समझने के बाद आप एंट्री कहाँ पर करोगे, आपके कैश बुक में, कौन से कॉलम में, बैंक कॉलम में। ओके, सो ये ट्रांजैक्शन डिफरेंस हुआ। एंड दूसरा उन्होंने दिया है बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस के केस में भी क्या होगा, पहले किसके बुक्स में, बैंक को पता चलेगा ना पासबुक, एंड वो आप पासबुक देखोगे या ऐप ओपन करके स्टेटमेंट देखोगे तब आपको पता चलेगा
फिर आप एंट्री करोगे कैश बुक के बैंक कॉलम में। कौन से साइड को करोगे? बैंक चार्जेस की एंट्री पेमेंट साइड, एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड की रिसीट साइड को। करेक्ट। ओके, सो सेकंड लिखो, ट्रांजैक्शंस में ये दो ही है। ये टाइमिंग डिफरेंस हो गया। दूसरा है, सेकंड वन है ट्रांजैक्शन। सो उसमें दो कौन से है? इंटरेस्ट रिसीव्ड, सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट रिसीव होगा। ओके, एंड आपका करंट अकाउंट है एंड आपने ओवरड्राफ्ट या सीसी फैसिलिटी ली है कैश क्रेडिट वाली, तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सो इंटरेस्ट रिसीव्ड, सेकंड इज इंटरेस्ट पेड। सो इंटरेस्ट रिसीव्ड आगे ये भी लिखो ऑन सेविंग अकाउंट। ओके, आरडी एंड एफडी का भी हो सकता है, हाँ, वो इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, आरडी अकाउंट, एफडी अकाउंट। एंड इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, ऑन ओडी, ओवरड्राफ्ट। तो इस केस में क्या होगा? पहले ट्रांजैक्शन कहाँ पर रिकॉर्ड होने वाली है? पासबुक। एंड तीसरा क्या बताया था उन्होंने? बैंक चार्जेस। सो इन ऑल अबाउ केसेस फर्स्ट एंट्री विल बी इन पासबुक ना, फर्स्ट एंट्री विल बी इन पासबुक and then in cash book. सो ये हो गया। और तीसरा क्या था? एरर्स। ट्रांजैक्शंस के केस में फर्स्ट एंट्री कहाँ पर होने वाली है? पासबुक में, एंड देन इन कैश बुक, बैंक कॉलम, पेमेंट साइड, इंटरेस्ट पेड एंड बैंक चार्जेस पेमेंट साइड को, एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन रिसीट साइड। थर्ड वाला क्या था? एरर्स। ये लिखकर हो गया ना। एरर्स में क्या है देखो, मिस्टेक्स और एरर्स मेड इन प्रिपेयरिंग द अकाउंट्स आइदर बाय बैंक और द कस्टमर। बिजनेसमैन का अकाउंटेंट भी एरर कर सकता है, बैंक से भी एरर हो सकता है। कैन ऑल्सो रिजल्ट इन डिसएग्रीमेंट ऑफ द टू स्टेटमेंट्स। एग्जाम्पल क्या है? ओमिशन ऑफ चेक इशूड। अभी क्या प्रॉब्लम होगा? ओमिशन ऑफ चेक इशूड मतलब चेक इशू किया हमने वो रिपेयरर वाले को 1000 एंड कैश बुक में एंट्री नहीं की, तो दैट इज ओमिशन। हाँ, पासबुक में एंट्री दिखेगी जब वो रिपेयरर वाला चेक प्रेजेंट करेगा ना, तब पासबुक में एंट्री दिखेगी एंड कैश बुक में नहीं दिखेगी। हाँ, देन फॉर दिस रीजन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स इज रिक्वायर्ड टू बी डन इन बोथ द स्टेटमेंट्स बिफोर प्रिपेयरिंग एनी BRS। सो क्या बोल रहे हैं वो? पहले रेक्टिफिकेशन कर लो, एरर्स को रेक्टिफाई कर लो, दुरुस्त करा एरर्स बिफोर प्रिपेयरिंग BRS। ठीक है, सो एरर्स की लिस्ट तो नंबर बहुत ज़्यादा है, सो हम लिस्ट नहीं बना सकते। जैसे जैसे क्वेश्चन में आएगा वैसे वैसे आपको समझेगा। सो अभी हर ट्रांजैक्शन को उन्होंने एक्सप्लेन किया है। पेज नंबर 3.7 पे आ जाओ। सो देखो, हमें जो BRS प्रिपेयर करना है ना, उसके लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, एक एंड पॉइंट रहेगा ना। अगर आप कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट करते हो तो आपका एंड पॉइंट क्या होगा? पासबुक का बैलेंस। एंड अगर आप पासबुक के बैलेंस से स्टार्ट करते हो तो आपका एंड पॉइंट क्या रहेगा? कैश बुक का बैलेंस। ठीक है, सो इसमें क्या दिया है देखो, बैलेंस उन्होंने दिया है
एज पर कैश बुक एंड पासबुक दोनों 10,000 था, तो बीआरएस की जरूरत नहीं थी, दोनों बैलेंस सेम थे। बट आगे क्या हुआ, चेक इशू किया उन्होंने 2,000 का, चेक इज इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ओके, सो कैश बुक एंड पासबुक दोनों 10,000 पे थे। अभी चेक इशू किया मतलब कौन से बुक में एंट्री आ गई, कैश बुक में, तो ये 10,000 का बैलेंस 8,000 हो गया, ये कैश बुक का बैंक कॉलम, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। देन चेक इशू किया किसी पार्टी को 2,000 का, तो कैश बुक का बैलेंस कितना हो गया 8,000, बट ये प्रेजेंट ही नहीं किया उसने, सो पासबुक का बैलेंस कितना है 10,000। हाँ करेक्ट। सो यहाँ पर पासबुक कैसे दिख रहा है, देखो पासबुक में 10,000 दिख रहा है, पासबुक का दिखाया ना मैंने आपको फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, विड्रॉवल, डिपॉजिट, बैलेंस। तो इस बिजनेसमैन का पासबुक दिखाता है 10,000 बैलेंस, और इस बिजनेसमैन का कैश बुक दिखाता है बैलेंस 8,000। ओके, क्योंकि 2,000 का चेक इशू हो चुका है ना। ओके, ये समझा क्या, पहले तो डिफरेंस क्या है वो समझना पड़ेगा, देन उसको आप बीआरएस कर पाओगे। ओके, सो अगर यहां पर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में बना रही हूं पर्टिकुलर्स एंड रुपीज, ये उसका फॉर्मेट है। ओके, रुपीज के 2 कॉलम्स भी आप कर सकते हो या 1 कॉलम भी चलेगा। सो स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, बैलेंस एज पर कैश बुक 8,000 बैलेंस हो चुका था ना। ओके, सो ये स्टार्टिंग पॉइंट है एंड एंड पॉइंट क्या है, पासबुक। हाँ, सो अभी चेक इशू करने की वजह से कैश बुक का बैलेंस कम हुआ है एंड पासबुक का 10,000 है, तो आपको पासबुक के बैलेंस तक जाना है, 8,000 का 10,000 करना है आपको, तो 2,000 को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ओके, सो बैलेंस जो कम हुआ है वो आप रिवर्स कर रहे हो, ये समझ में आ रहा है, बुक्स में नहीं रिवर्स कर रहे हो, बुक्स में एंट्री हो गई है कैश बुक में, आप स्टेटमेंट में सिर्फ रिवर्स करके दिखा रहे हो, सो ऐड होगा, ये करेक्ट बताया आपने, चेक इशूड, और ऐड करके आगे क्या लिखना है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, लिखो ये। अमाउंट कितनी थी 2,000, सो 10,000 आ गया आपका बैलेंस एज पर पासबुक। कैश बुक में जो एंट्री हुई थी, चेक इशूड मतलब कैश बुक में एंट्री हुई है, वो एंट्री रिवर्स करी, कहाँ पर, बुक में नहीं, कैश बुक में नहीं एंट्री रिवर्स की, स्टेटमेंट में रिवर्स की है आपने।
हो गया। अभी नेक्स्ट क्या होगा, ये डिफरेंस किसकी वजह से था, बिकॉज ऑफ टाइमिंग। हो गया ना कंप्लीट सबका। अभी चेक डिपॉजिटेड विद द बैंक बट नॉट क्लियर्ड। चेक हमने डिपॉजिट किया बैंक में, हमें कहाँ से रिसीव होगा चेक, फ्रॉम कस्टमर। वो बैंक में जाके डिपॉजिट करेंगे, बट अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ है। ओके, सो चेक जिस दिन डिपॉजिट करते हैं उस दिन हम कैश बुक में एंट्री करते हैं। कोई लोग चेक रिसीव होता है उस दिन करते हैं कैश बुक में एंट्री, कोई लोग कैश बुक में एंट्री कब करते हैं, जिस दिन वो डिपॉजिट करते हैं। जनरली चेक रिसीव होने के बाद उसी दिन या नेक्स्ट डे इमीडिएटली डिपॉजिट किया जाता है। ओके, सो सेम डे व्हेन रिसीव्ड या नेक्स्ट डे मैक्सिमम डिपॉजिट किया जाता है। एंड वो क्लियर होने के लिए टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है पता है आपको? हाँ, 1-2 दिन लगते हैं सिर्फ, तब तक का वो डिफरेंस है। ओके, तो आपको लगेगा मैम 1-2 दिन का तो डिफरेंस है, तो क्यों इतना करना है, 2 दिन में हो जाएगा ना बैलेंस सेम। ओके, तो ये कब करना पड़ता है, 31 मार्च को, विच इज द लास्ट डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ओके, क्योंकि लास्ट डेट को आप बैंक का बैलेंस लिखोगे ना, कहाँ पर, बैलेंस शीट के कौन से साइड को, एसेट साइड को लिखोगे ना बैंक बैलेंस, तो वो एज पर पासबुक लिखते हो या कैश बुक लिखते हो? एज पर कैश बुक लिखते हो। बैलेंस शीट के एसेट साइड को जो बैंक बैलेंस लिखते हैं हम, वो एज पर कैश बुक होता है। ओके, तो कैश बुक का बैलेंस अलग है और पासबुक का कुछ अलग बैलेंस है, तो वो 31 मार्च को नहीं चलता है, बाकी दिन चलेगा, 1-2 दिन लगते हैं ना चेक क्लियर होने के लिए। बट 31 मार्च को आपने जो चेक डिपॉजिट किए हैं उस चेक का एंट्री कैश बुक में हुआ है, बट पासबुक में नहीं हुआ है। पासबुक में कब होगा, वो 2 अप्रैल को आएगा आपके पासबुक में वो एंट्री। सो कैश बुक में एंट्री कब आई है, 31 मार्च को, क्योंकि चेक आपने कब डिपॉजिट किए हैं, 31 मार्च को, बट पासबुक में एंट्री 2 अप्रैल। सो इसलिए वो इम्पॉर्टेंट है, 2 दिन का ही डिफरेंस है, बट वो लास्ट डे के लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो ये एग्जाम्पल समझ में आ रहा है का? देखो फिर से स्टार्टिंग में दोनों बैलेंस सेम थे क्या, कैश बुक एंड पासबुक के सेम थे, कितना, 12,000। अभी हमने एक चेक डिपॉजिट कर दिया 3,000 का, तो कैश बुक में एंट्री आ गई, देखो 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड दिस इज रिसीट साइड, सो 3,000 से बढ़ गया, सो 12,000 प्लस 3,000, कैश बुक में बैलेंस हो गया 15,000। एंड पासबुक में अभी तक क्लियर नहीं हुआ है ना, वो पासबुक में एंट्री क्लियर होने के बाद आएगी। सो पासबुक में कितना बैलेंस दिख रहा है, वही पुराना 12,000। ओके, सो BRS बनाओ इसका। अभी हेडिंग दो, चेक डिपॉजिटेड विद बैंक बट नॉट क्लियर्ड। चेक डिपॉजिटेड विद बैंक बट नॉट क्लियर्ड। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। पर्टिकुलर्स एंड रुपीज। स्टार्ट कौन से इससे होगी, बैलेंस एज पर कैश बुक कितना था, 15,000 ना। सो हमने रिसीट दिखाई है ना वो चेक डिपॉजिट की, और पासबुक में नहीं है वो रिसीट, तो ये रिसीट क्या करोगे, रिवर्स, मतलब ऐड या लेस, लेस। सो लिखो लेस चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। $3,000, तो ये लेस करने के बाद आपका बैलेंस मैच हो जाएगा फिर से पासबुक के साथ। सो आप आ जाओगे बैलेंस एज पर पासबुक।
11th में ऑप्शन में था ना ये? टेन टू 12 मार्क्स का वेटेज है हाँ इन CA फाउंडेशन, 5 to 10 to 12, मिनिमम 5 मैक्सिमम 12। एंड आर्टिकलशिप के लिए जाओगे तो यही पहले करना है, क्योंकि ईयर 1 के आर्टिकल्स को ये देते हैं। समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं? ओके, सो ये जो चेक डिपॉजिट है बट नॉट क्लियर्ड है, तो ये आपने रिवर्स किया ना, मतलब 3000 ऐड हो चुका था और 15,000 पे बैलेंस गया था कैश बुक का, वो आप रिवर्स किया, कैश बुक में नहीं रिवर्स किया। आपने कहाँ पर रिवर्स किया उसको? स्टेटमेंट में रिवर्स किया, लेस किया ना आपने, तो आप कहाँ पर आ गए? पासबुक के बैलेंस पे आ गए। सो जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां पे एडलेस करके क्या करना पड़ता है आपको? एंड पॉइंट तक जाना पड़ता है, एंड पॉइंट जैसे बैलेंस करना पड़ता है। स्टार्टिंग पॉइंट का जो बैलेंस है उस बैलेंस को एंड पॉइंट तक के बैलेंस तक लेके जाना है। एंड एग्जाम में आपको क्वेश्चन में दोनों बैलेंस दिए, कैश बुक का भी दिया और पासबुक का भी दिया, तो आपके पास चॉइस है स्टार्टिंग पॉइंट क्या लेना है। जनरली क्या स्टार्टिंग पॉइंट लेते हो आप? कैश बुक, हाँ, और फिर आपका एंड पॉइंट होगा पासबुक। एंड आपने स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक लिया तो एंड पॉइंट, अगर एग्जाम में उन्होंने सिर्फ पासबुक का ही बैलेंस दिया है तो आपको पासबुक से स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, और फाउंडेशन में वो करते हैं ऐसा। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, ये कहां पर था? टाइमिंग में था या ट्रांजैक्शंस में था? ट्रांजैक्शन। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक मतलब इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक, एंड इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक मतलब इंटरेस्ट पे किया है बैंक को। ओके, ओके, और 5 मिनट करेंगे तो ये सारे कंसेप्ट सीख के हो जाएंगे। यहाँ तक 6 एग्जाम्पल्स, तो कल से डायरेक्टली क्वेश्चन स्टार्ट कर पाएंगे, क्वेश्चन सॉल्विंग। अभी इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक मतलब इंटरेस्ट दिया है, हाँ, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक मतलब इंटरेस्ट रिसीव्ड, हमने इंटरेस्ट रिसीव किया है। ये बताओ मुझे, बैलेंस है दोनों का, कैश बुक एंड पासबुक का 10,000 स्टार्टिंग में, देन द बैंक हैज अलाउड 1,000 इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट टू कस्टमर। तो ये पहले किसको समझता है? बैंक को। सो आपको पासबुक में एंट्री दिख रही होगी, बैलेंस पहले था 10,000 एंड फिर 1,000 इंटरेस्ट मिला एंड देन बैलेंस हो गया 11,000, एंड कैश बुक का बैलेंस वैसे ही है ना 10,000, तो बढ़ाना पड़ेगा बैलेंस 1,000 से, मतलब क्या करना पड़ेगा? ऐड। करेक्ट। सो नेक्स्ट लिखो, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, ऐसे ही वर्ड्स यूज करो। हाँ, हमें तो इंटरेस्ट रिसीव्ड पता है, हो जाएगा नहीं तो एग्जाम में। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक ऐसे ही लिखने वाले हैं वो क्वेश्चन में, मतलब लिखो ब्रैकेट में, मतलब इंटरेस्ट रिसीव्ड। सो हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनेगा? ओके, स्टेटमेंट एज ऑन होता है या फॉर द ईयर एंडेड? एज ऑन। सो स्टार्टिंग पॉइंट है आपका बैलेंस एज पर कैश बुक, कितना था वो बैलेंस?
बैलेंस कैश बुक का 10,000 एंड पासबुक का 11,000 था. इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक क्या करना है 1,000 ऐड. सो ऐड में लिखो इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक. सो 11,000 क्या हो गया बैलेंस एज पर पासबुक. हो गया कंप्लीट. इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक हुआ. नाउ इंटरेस्ट एंड एक्सपेंसेस चार्ज्ड बाय बैंक. यहां पर आपको क्रिएटिविटी थोड़ी दिखानी पड़ेगी. क्योंकि एग्जाम्पल नहीं दिया है तो हम क्रिएट करेंगे. लिखो इंटरेस्ट एंड एक्सपेंसेस चार्ज बाय बैंक. इंटरेस्ट एंड एक्सपेंसेस चार्ज्ड बाय बैंक. मतलब इंटरेस्ट पेड ना. अभी एग्जाम्पल भी पहले हमें लिखना पड़ेगा. बैंक चार्ज ₹500 एज इंटरेस्ट एंड 200 एज बैंक चार्जेस. बैंक ने हमें क्या क्या लगाया इंटरेस्ट लगाया 500 एंड 200 बैंक चार्जेस लगाए. ओके अभी बैंक और बैलेंस एज पर कैश बुक एंड पासबुक. स्टार्ट का बैलेंस कितना रखना है आपको 10,000. ओके सो पहले किसको समझता है ये बैंक चार्जेस बैंक को. सो बैंक का बैलेंस कितना हो जाएगा 9,300 हो जाएगा ना. 700 माइनस करो. सो कैश बुक का बैलेंस उतना ही रहेगा 10,000 एंड पासबुक का बैलेंस 9,300 हो जाएगा. ओके कैसे समझ में आ गया ना. पासबुक का बैलेंस 500 एंड 200 ऐसे टोटल 700 माइनस किया. सो अभी बनाओ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. पर्टिकुलर्स एंड रुपीज. कुछ नहीं हुआ. बूट के ऊपर कुर्सी थी वो कुर्सी इस पे आ गई फ्लोर पे आ गई बूट से. सो बैलेंस एज पर कैश बुक वो तो उतना ही रहेगा है ना 10,000 एंड पासबुक का कितना हुआ है 9,300. तो ये जो बैंक चार्जेस अलाउड चार्ज किए हैं इंटरेस्ट चार्ज किया है वो क्या करना पड़ेगा लेस. सो लेस इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक. चार्जेस चार्ज्ड ईडी बाय बैंक. ओके कितना था 700. सो बैलेंस एज पर पासबुक 9,300. $500 प्लस 200 लिखो. इंटरेस्ट 500 एंड बैंक चार्जेस 200. ओके
ये हुआ कंप्लीट। अभी अभी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस के बारे में जो हितेश बोल रहा था कि जो कस्टमर्स है, बिजनेसमैन है, वो बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस देता है। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं कि हमारा जो मोबाइल का पेमेंट है, मोबाइल चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, रेंट, इंश्योरेंस का प्रीमियम, करेक्ट, ये ऐसी चीजें मंथली बेसिस पे करनी पड़ती है। ओके, तो बैंक को अगर इंस्ट्रक्शंस दिए आपने कि ये पेमेंट आप कर दो हर मंथ, तो डायरेक्टली कट होते हैं बैंक से वो अमाउंट। आपने बताया इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो भी हमारे आएंगे बिल इलेक्ट्रिसिटी का, वो आप डायरेक्टली पे करो, मोबाइल का पेमेंट डायरेक्टली, इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्टली। सो आपको इसमें ध्यान नहीं देना पड़ेगा ना, बिजनेसमैन का कहाँ कहाँ पर ध्यान देगा ना वो। सो ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस आपने देख के रखे हैं, तो डायरेक्टली पेमेंट्स हो जाते हैं ये सब। ओके, इलेक्ट्रिसिटी और क्या बताया मैंने, इंश्योरेंस प्रीमियम, मोबाइल का पेमेंट। सो उस केस में पहले कौन से बुक में एंट्री होगी, पासबुक में एंट्री होगी। ओके, एंड वैसे ही जो कलेक्शन है, फॉर एग्जांपल आपकी इन्वेस्टमेंट है इन शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स, तो आपको इंटरेस्ट मिलता है या डिविडेंड मिलता है, डिविडेंड मिलता है। तो डिविडेंड डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक, आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली आता है। सो फॉर एग्जांपल टीसीएस के कंपनी के शेयर्स आपने लिए हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट की है, तो आप टीसीएस वालों को क्या दोगे, आपका करंट अकाउंट के डिटेल्स दोगे, बैंक अकाउंट के डिटेल्स, एंड उनको क्या बताओगे, जब आप डिविडेंड दोगे तब कहाँ पर देना, इस अकाउंट में देना मेरे। सो डायरेक्टली डिविडेंड कहाँ पर आएगा, आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। ओके, डिविडेंड किस पे मिलता है, शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स, एंड इंटरेस्ट किस पे मिलता है, वही पण इन्वेस्टमेंटच होती ना, अलग वाली मतलब, करेक्ट, एफडी, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, डिबेंचर्स में जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, उसके ऊपर भी क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। ओके, गोल्ड पे मिलता है क्या इंटरेस्ट, गोल्ड में भी तो इन्वेस्टमेंट होती है, करेक्ट, एप्रिसिएशन होता है, मतलब गोल्ड की अमाउंट में जो इंक्रीज होता है ना, वही आपका प्रॉफिट है, और जो डिक्रीज होता है ना, वही लॉस है। सो ऐसे कुछ अलग से इंटरेस्ट और ये नहीं मिलता है गोल्ड के ऊपर। ओके, सो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड डायरेक्टली बाय बैंक, तो पहले किसको समझेगा, पासबुक में, एंड देन कैश बुक में। सो देयर विल बी डिफरेंस। तो ये भी ट्रांजैक्शंस में ही है, इसमें एरर थोड़ी कुछ है, एरर है ही नहीं ना, ये ट्रांजैक्शन हो रहे हैं और वो डायरेक्टली किसको समझ में आ रहे हैं, बैंक को। तो यहाँ पर कैश बुक एंड पासबुक का पहले बैलेंस था 15,000 एंड बैंक हैज कलेक्टेड डिविडेंड ऑफ 2,000, तो पासबुक का बैलेंस कितना हो जाएगा, 17,000 ना। ओके, डिविडेंड कलेक्ट किया है बैंक ने ऑन बिहाफ ऑफ यू, आपका डिविडेंड है वो। ओके, बट कैश बुक को अभी पता नहीं है, हमें कब पता चलता है, जब हम पासबुक देखते हैं, प्रिंट करते हैं या ऐप थ्रू स्टेटमेंट देखते हैं, तब पता चलता है। सो हमारा बैलेंस कितना है, 15,000 ही है। ओके, सो दैट्स व्हाई देयर इज अ डिफरेंस। सो नेक्स्ट लिखो, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। सो यहाँ पर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, पर्टिकुलर्स रुपीज, पहले क्या है, बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है वो 15,000 एंड एज पर पासबुक 17,000 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा,
ऐड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। लिखना क्या है देखो, हाँ वो याद रखना पड़ेगा सेंटेंस। एग्जाम में मैं नहीं आने वाली हूँ सेंटेंस क्या लिखना है बताने के लिए। सो ऐड किया आपने, सो ये क्या हो जाएगा, बैलेंस एज पर पासबुक हो गया ना 17,000। हो गया कंप्लीट। अभी इधर क्या हुआ है, डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक। सो द बैंक may be given standing instructions for certain payments such as insurance premium, EMI। EMI का फुल फॉर्म इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स। In these cases also customer comes to know of payment only after viewing the passbook or bank statement. So balance of cash book and passbook of Mr. X 20,000 है। The bank has instruction to pay insurance premium 1,500 directly to insurance company at the end of each month। तो दोनों का बैलेंस पहले सेम था 20,000 एंड एक्स ने क्या इंस्ट्रक्शन दी है बैंक को कि मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम मंथली 1,500 रहता है, 1,500 वो आप पे करोगे। तो पासबुक का बैलेंस कम हो जाएगा ना। सो 20,000 माइनस 1,500 विड्रॉवल्स में दिया है, देखो विड्रॉवल्स कॉलम में दिख रहा है। सो बैलेंस कितना हो गया 18,500। बट कैश बुक का बैलेंस चेंज नहीं हुआ। कैश बुक में कब आएगा, आफ्टर व्यूइंग, आफ्टर सीइंग पासबुक और बैंक स्टेटमेंट। ठीक है। सो डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक। नेक्स्ट लिखो डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक। डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक। यस, बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है 20,000 एंड कैश बुक का बैलेंस कितना है 18,500। मतलब ये क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, यहाँ पर एंट्री हुई नहीं है ना। सो डायरेक्ट पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम बाय बैंक। डायरेक्ट पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम बाय बैंक 1,500 ना। सो ये आ गया 18,500। दिस इज बैलेंस एज पर पासबुक। डन। हो गया ना ये। ओके, जैसे डायरेक्ट डिविडेंड मिला है ना यहाँ पर 2,000, तो किसको पहले समझता है, पासबुक को, बैंक। डायरेक्ट पेमेंट पासबुक। उसके बाद अभी उन्होंने दिया है डायरेक्ट पेमेंट इनटू द बैंक बाय कस्टमर। मतलब आपके कस्टमर को आपने आपका QR कोड दिखाया, उसने स्कैन किया, तो आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली पेमेंट आ गया ना।
So this is direct payment into bank by customer. Okay? तो आपको सिर्फ क्या देना है, जीपे का नंबर देना है कस्टमर को, या आप क्या दोगे, क्यूआर कोड दोगे. ओके या कोई लोग आरटीजीएस एनईएफटी करते हैं. ओके इसके फुल फॉर्म्स हमें हितेश बताने वाला है. हाँ बघ की मयाला माहिती. ओके ये लर्न करो. हाँ ये पता होने चाहिए फुल फॉर्म. रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इज आरटीजीएस, एनईएफटी इज नेशनल फंड, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर. सो ऐसे भी करते हैं. ये बड़े अमाउंट्स के लिए किया जाता है, छोटे अमाउंट्स के लिए आप जीपे फोन पे करते हो. तो यहाँ पर किसको पहले समझेगा, कौन से बुक में एंट्री आएगी, पासबुक में आएगी. सो पासबुक का बैलेंस बढ़ गया होगा. सो कैश बुक में आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा. तो आप पासबुक तक पहुंचोगे ना. ओके उसके बाद डिसऑनर ऑफ अ बिल डिस्काउंटेड विद बैंक से हम कल करने वाले हैं. ओके सो ये उसके लिए बिल ऑफ एक्सचेंज पता होना चाहिए. सो एटलीस्ट आज आपको इतना समझा, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, डायरेक्ट डिपॉजिट इन बैंक. उसके बाद और क्या था, इंटरेस्ट अलाउड, इंटरेस्ट चार्ज, बैंक चार्जेस चार्ज. ओके इसकी वजह से डिफरेंसेस आते हैं. और उसका पासबुक ऐसे प्रिपेयर, बीआरएस ऐसे प्रिपेयर आपको करना है. ओके ये जाने दो, बाकी के डिसऑनर का वगैरह हम बाद में देखने वाले हैं. हाँ ओके सो अभी ओल्ड बैच के स्टूडेंट्स रुकेंगे इन्वेंट्री के लिए. इन्वेंट्री चैप्टर से कौन कौन थे वो रुको. ओके मतलब सभी ना, गोविंद छोड़ के. सो गोविंद तुम्हें फोटो नोटबुक अथर्व तुझं समजेल ना त्याला हँडरायटिंग. हां मग तुझा नोटबुक दाखव, कालचं त्याला लिहायचं होमवर्क आहे. ते सगळं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स वगैरे पासून फोटो काढून घे रे गोविंद, आणि घरी जाऊन लिही किंवा इकडे मागे बसून लिही आणि मग घरी जा. आपको घूमने जाना है 5 मिनट. हायर लेवल के प्रॉब्लम्स बाकी है. हाँ एडिशनल क्वेश्चन बैंक के, इन्वेंट्री के. आप दोनों का अलग होमवर्क पीछे जाके यूट्यूब. ओके अकाउंट्स के लेक्चर यूट्यूब पे.